हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस शासन नीति को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, औषधि वियाग्रा का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर राजनपुरी, डॉक्टर रोनाल्ड, डॉक्टर स्टेनली या डॉक्टर कैंडल? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर रोनाल्ड ने वियाग्रा औषधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट राइट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी हुई है? आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, 84 की बात करें, 1984, तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें हमें युग्म दे रखे हैं जिसमें से हमें बताना है कौन सा सही युग्म नहीं है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल या फिर विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है, विश्व मानवाधिकार 1 दिवस नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, मी एंड डेंट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? सुनील गावस्कर, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर या जावेद मियांदाद? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहाँ पे इमरान खान। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर केरल में? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है सी, सिक्किम में। नेक्स्ट आते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ए, गंगा। नेक्स्ट है, क्रीम सेपरेटर में दूध में वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल या फिर अपकेंद्री बल? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, अपकेंद्री बल द्वारा दूध से वसा को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से या फिर स्वयं रेशम के कीड़े से? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, स्पेन, चिली या फिर चीन? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, चीन। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है सी, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है, अम्लीय घोल को का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 14? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी, 7 से कम। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या डच? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले जो थे वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? लेखा विभाग, आय विभाग, व्यय विभाग या फिर आर्थिक मामलों का विभाग? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वित्त मंत्रालय की बात की जा रही है, तो वित्त मंत्रालय में लेखा विभाग नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या फिर उड़ीसा? तो फ्रेंड, डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या फिर मोल की संख्या पर? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, मोल की संख्या पर। नेक्स्ट आते हैं,
नरसिंह मेहता के सिद्धांत थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, वो गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल? तो फ्रेंड्स चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1050, 1991, 1993 या 1997? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा 1993। नेक्स्ट है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है सिनागाग, अग्नि मंदिर, बिहार या फिर मजार? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, अग्नि मंदिर। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो फ्रेंड्स अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट आते हैं, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो फ्रेंड्स सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह या फिर बहादुर शाह जफर? तो फ्रेंड्स अगर हम अंतिम मुगल की बात करें तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल था। ठीक है, तो ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है डेंगू के ऊपर, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बेडवेंग, क्यूलेक्स, एडीज या फिर बॉटफ्लाई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, एडीज। एडीज के काटने से हमारा डेंगू ज्वर आता है। नेक्स्ट है, अलमाट्टी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स किसी भी तरह का आपको डाउट लगता है तो आप जरूर बताइएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। वैसे हम ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे आपको ऑलरेडी वीडियो करा चुके हैं, आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप उनको रिवीजन करिए। साथ ही साथ अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आप डेली सॉल्व करिए, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। इससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी और आप इजीली उनको टिक कर पाएंगे, और आपका जो वहाँ पर जो एक्यूरेसी की बात करें तो वहाँ पे वो फिट बैठेगी, क्योंकि जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी हमारी एक्यूरेसी लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व की, और इससे साथ साथ हमारी 20 डे सीरीज हम अपने सारी वीडियोस में आपको बताते हैं। 20 डे सीरीज देखना मत भूलें, क्योंकि 20 डे सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि यहाँ से इस वीडियोस में हमने वो सारे टॉपिक को कवर किया है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो 20 डे सीरीज में सिर्फ 20 वीडियोस हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप 5 दिन भी उनको लगातार देख लेते हैं तो आप इजिली उनको पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली कवर आपका कराया गया है सारा सिलेबस, तो वहां पर आप जाके इजिली अपने सारे कंटेंट को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो एक बार अपने सिलेबस को वहां जाके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको और भी जितनी भी आपके कंटेंट है, हिंदी है, इंग्लिश है या जीके है, तो उससे आपको क्या होगा कि आपका जो भी अब तक का पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कुटच के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें कुटच के रचयिता की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
नेक्स्ट आते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ये बहुत पूछी जाती हैं पंक्तियां, कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है यशोधरा। नेक्स्ट आते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां हैं उनके द्वारा लिखी हुई। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें लोकोक्तियों के बारे में पूछा गया है, लोकोक्तियों मुहावरे हैं, हमें उनके सही अर्थ बताने हैं। कागज के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, लंबी लिखा पढ़ी करना का मतलब होता है कागज के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है, बालू की भीत यानी कि निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बालू की भीत की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। नेक्स्ट आते हैं, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या फिर अनुप्रास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है बी, यमक अलंकार। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पारी सब सून में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, भ्रांतिमान या फिर दृष्टांत। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए शब्दों में से समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पाप पुण्य में कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो पाप पुण्य है ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। ऑप्शंस है दिगु, द्विंद, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष है। तो फ्रेंड चक्रपाणी में यहाँ पे समास यूज हुआ है वो है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, अब हमें बताना है त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विंद, दिगु या फिर कर्मधारय। तो त्रिफला में यहाँ पे समास है दिगु समास। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लल्लूलाल। नेक्स्ट आते हैं, हमें यहाँ पे पंक्तियां दी हुई हैं उसमें अलंकार बताना है। ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लटानुप्रास है या फिर यमक अलंकार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए शब्दों में से सही विलोम शब्द ज्ञात करना है। सम्मुख यानी कि उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधिमुख। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, विमुख। नेक्स्ट है, संपन्न। ऑप्शन है इसके आसन, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषण। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विपन्न। नेक्स्ट आते हैं, स्थावर। स्थावर में कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर? सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका स्थावर के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जंगम। अब यहाँ पर हमें बताना है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह। तो वहां पे संदेह अलंकार होता है, क्योंकि जहां पे उपमेय में उपमानों की शंका होती है, नाम ही देख लीजिए शंका आ रहा है, शंका मतलब संदेह है, हमें कंफर्म नहीं है, हम यहाँ पे संदेह है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार यूज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कामायनी की बात करें तो इसके अंदर जो यूज हुआ है वो हुआ है प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। नेक्स्ट है, ये किताब रमेश को दे दो। इस वाक्य में कारक कौन सा है? संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म। तो फ्रेंड्स दे दो, को दे दो आ रहा है, तो को यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो कारक यूज हुआ है वो है कर्म का कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म कारक है। नेक्स्ट है,
प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रत्युग हुआ है? उपसर्ग की बात की जा रही है, यानी कि आगे। प्रतिहिंसा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, अगर आप इसको अलग करेंगे तो प्रति निकल कर आएगा और हिंसा का एक अलग मीनिंग होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये फ्रेंड्स मैं आपको 20 डे सीरीज में करा चुकी हूँ। तो देखिए, आपने देखा 20 डे सीरीज से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर फंसते हैं। तो श्रृंगार रस की बात करें तो इसमें रति स्थायी भाव है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो है रति। नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है कौन? नंदिनी, दुहिता, तनुजा या फिर दारा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दुहिता। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें प्रश्न के में हमें 4 शब्द दिए हुए हैं, हमें सही अलंकार बताना है। बड़े न हूजे गुणन, बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सौ करना, गहनो गड़ो न जाए। अब इसमें अतिशयोक्ति है, प्रति वस्तुमा है, या फिर अर्थांतर रूपयाया है, या फिर विरोधाभास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूज किया गया है अलंकार, वो यहाँ पे अलंकार है अर्थानुयारा अलंकार, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चरण कमल बन दो हरिराई, ये मैंने आपको 20 डे सीरीज में भी कराई है। कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति? तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किया गया है रूपक अलंकार, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चरण कमल, ये जो चरण है उनको जो ये बताया गया है कि जो चरण है हरि के, वो कलम की तरह है, ठीक है। चरण कलम बन दो हरिराई, ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार यूज किया गया है। नेक्स्ट है, तीन बेर खाती थी मैं, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अनियोक्ति? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है सी, यमक। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तीन बेर खाती, यहाँ पे बेर और यहाँ भी बेर में अलग अलग मतलब है। जैसे कि आपने सुना कनक कनकते सौगनी, ठीक है, वहां पे भी कनक कनक है लेकिन दोनों कनक का मतलब अलग होता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे 2 बार बेर आ रहा है लेकिन दोनों बार बेर का मतलब अलग है। तीन बेर खाती और तीन बेर खाती, एक बार बेर जो फल होता है उसके बारे में बताया गया और एक बार बेर का मतलब 3 बार है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यमक अलंकार हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमें संधियां बतानी है, संधि विच्छेद करना है। मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि। मतैक्य में वृद्धि संधि का यूज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस जवल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल या फिर उत प्लस जुवल? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत प्लस जुवल, ठीक है। जहां पर ता और जा आते हैं वहां पर ता बाद में आधा जा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है 20 डे सीरीज में। अगेन ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो प्लीज 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 एक बार जरूर आप 20 डे सीरीज सारी देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे 20 डेज की है वो जरूर देखिएगा। तो वहां पे आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है वीरगाथा काल, ठीक है। और अगर हम आदि सिद्ध सामंत, चारण कमल और आदि कमल काल की बात करें तो इनको अलग अलग पर्सन ने कहा है, तो वो भी हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभ काल को वीरगाथा काल से जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देखा हस भा दसन ज्योति नगहीर? इस पंक्तियों में रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या फिर कबीरदास? तो फ्रेंड्स इसमें जो मतलब ये पंक्तियां जिसके द्वारा लिखी हुई हैं वो हैं हमारे जायसी, मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह? तो फ्रेंड्स यहाँ पर संदेह है, क्योंकि आप यहाँ पे याद रखिएगा शंका है वहां पे संदेह अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उल्लू का तत्सम शब्द है उल्लू, उलूल, उलूक, उलक? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलूक, ठीक है।
आज के इस पेपर में फ्रेंड्स हमने जो टॉपिक लिया है वो है क्लासिफिकेशन टेस्ट, यानी कि इसमें आपको कुछ इमेजेस दी जाएंगी। उन 4 इमेजेस में से आपको जो करेक्ट इमेजेस है जो रॉन्ग इमेजेस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। कई बार ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर आपको 3 इमेजेस एक जैसी होंगी, एक डिफरेंट होगी, उसमें से आपको अपना आंसर बताना है, क्योंकि उसमें डिफरेंट इमेजेस आपका आंसर होगा, वही उसमें पूछा जाता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आकृति है, अगर हम इस तरह की आकृति की बात करें तो देखिए चारों इसी तरह की आकृति हैं, तो हम चारों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर वो साथ ही साथ देखें तो इस तरह की यहाँ पर एक और यहाँ पे आकृति बन रही है। देखिए इसमें 2 तरह की 2 निकल रही हैं, इसमें भी 2 निकले, लेकिन इसमें जो 3 लाइन यूज की गई हैं, एक ये है, एक ये है एंड एक यहाँ निकल रही है, तो ये अलग है क्योंकि सब में 2 यूज की गई हैं, इसमें 3। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको ये क्लियर है तो आप डन लिखिएगा वीडियो में नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अगर क्लियर नहीं है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए वी बनाने में हमें कितनी लाइन की जरूरत होती है, या फिर रेखा जिसको हम बोलते हैं 1 और 2 रेखा की हमें जरूरत पड़ी। एक्स बनाने में हमें 2 रेखा की जरूरत पड़ेगी, ये रहा। और एल बनाने में भी हमें 2 रेखा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो ये वाली रेखा है इसमें हमें 1 रेखा की जरूरत पड़ी है। तो यानी कि ये 3 आकृति जो है इसमें हमें 2 रेखा की जरूरत है या 2 लाइन की जरूरत है, जबकि इसको बनाने में हमें सिर्फ 1 लाइन की जरूरत है। तो डिफरेंट क्या हो गया हमारा डी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कोई भी चीज। देखिए यहाँ पर एक इमेज दी गई है, फर्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पर ये स्ट्रेट है और ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड में इसको यहाँ पे ये घूमी हुई है। उसी तरह से आप नीचे वाली सेकंड इमेज इसकी देखें तो देखिए नीचे वाली क्या है, स्ट्रेट है, ऊपर से जो थोड़ा सा फोल्ड है ये हमारी सेकंड इमेज है। थर्ड में देखिए दोनों इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है एंड सेकंड यहाँ पर ये बिल्कुल आउटसाइड में है। लेकिन अगर हम उसी तरह से बात करें फ्रेंड्स तो देखिए तीनों में क्या हो गया, क्या सिमिलरिटी है कि एक रेखा हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। लेकिन फ्रेंड्स इस फोर्थ इमेजेस में देखें तो देखिए यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसमें ये भी मुड़ी हुई है और ये भी मुड़ी हुई है, इसमें एक भी रेखा जो है वो स्ट्रेट नहीं है। जबकि इन तीनों इमेजेस में क्या बताया गया है कि हमारी जो एक लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इसमें हमारी ये वाली लाइन स्ट्रेट है, इसमें हमारी नीचे की लाइन स्ट्रेट है एंड इसमें हमारी ऊपर की लाइन स्ट्रेट है, जबकि इस वाली इमेज में हमारी कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस, बहुत ही बारीक डिफरेंस है, आप अगर इस चीज को पकड़ पाए तो देखिए नीचे इनकी जो ये जो आपको एक डिजाइन दी हुई है, ठीक है, इस तरह से इनकी हैंड है, ठीक है, ये इनके हैंड निकले हुए हैं। अब नीचे आप देखें तो देखिए फ्रेंड्स नीचे इस तरह की जो इमेज बनी हुई है इसमें थोड़ा सा मुड़ा हुआ है चीजें, ठीक है, इसमें भी मुड़ा हुआ है, इसमें भी मुड़ा हुआ है एंड इसमें भी मुड़ा हुआ है। जबकि ये वाली क्या है, थर्ड वाली इमेज, इसमें नीचे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट दे रखा है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ठीक उसी तरह से हम 5th क्वेश्चन पर आए तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस सर्कल में अगर हम बात करें तो 50-50% या फिर 1/2 का यहाँ पर लिया गया है रेशो, ये भी 1/2 का रेशो है, ये भी 1/2 का रेशो है। जबकि इसकी बात करें तो 2/3 का शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंट है इजिली पता कर सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सेम उसी तरह से 6 क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर हमें हाफ सर्किल दे रखा है जिसमें कि 2 हाफ सर्किल हमारे अंदर की तरफ है और 2 हाफ सर्किल हमारे बाहर की तरफ है। इसमें क्या है, हमारे 3 सर्किल अंदर हैं और 1 बाहर है, तो ये अलग हो गई। चेक करने के लिए आगे आए तो देखिए 2 अंदर हैं और 2 बाहर है, इसमें 2 अंदर हैं और 2 बाहर है, अलग क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज है, आप इस चीज को पकड़िएगा। देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। इस तरह का ये रो है, एरो बना हुआ है इस तरह का, और देखिए यहाँ पर जो इमेज दी हुई है
इसमें बाहर की तरफ ये पूरा फिल है, एक तरफ पूरा फिल है ब्लैक, और एक तरफ ये क्या है, खाली है, ठीक है, फिल करा हुआ नहीं है, और दूसरी तरफ ये इमेज बनी हुई है वाई की शेप में, ठीक है। तो आप ये चेक कीजिए, देखिए वाई की तरफ जो इमेज है और वाई की तरफ जो ये बना हुआ है चीज, वो वहां पे क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो देखिए ये वाई की तरफ है और ट्रांसपेरेंट है, ये वाई की तरफ है लेकिन डार्क है, ये वाई की तरफ ट्रांसपेरेंट है, एंड ये वाई की तरफ ट्रांसपेरेंट है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये अलग है क्योंकि वाई की तरफ ये ब्लैक कलर में ये कलर किया हुआ है। तो आप इजिली बता सकते हैं कि ये वाली इमेज हमारी अलग है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये टाइम गिवन है। अब देखिए आप इससे पता लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारी जो इस तरह से हमें यहाँ पे सुई दे रखी है, इस तरह से हमारी सुई है। तो फ्रेंड्स अगर हम घंटे की सुई का अंदाजा लगाएं तो देखिए घंटे की सुई में इस तरह से एक यहाँ पे पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अभी 5 पर आने वाली है और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर आता है हमारा 9। तो ये 5 पर आने वाली है, यानी कितने बज रहे हैं, 4:45। और यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स ये भी अलग है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है 15 है, और ये यहाँ पर 5 पर पूरा आ चुका है, तो ये हमारा थोड़ा यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि इस तरह से ये जो इमेज है ये गलत बनी हुई है, बाकी सारा ये इमेज हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 9 क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये क्या है, हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये भी हमारी क्लॉकवाइज है और ये भी हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन ये क्या है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। एक बार मैं आपको इरेज करके दिखा देती हूँ, आप क्लियर देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है हमारा क्लॉकवाइज, और ऑप्शन नंबर डी भी क्लॉकवाइज है, जबकि सी हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ सर्किल के अंदर जो इमेज दे रखी है उसका जो डायरेक्शन है, यानी कि देखिए ये हमारा सर्किल है और इसके अंदर जो इमेज दे रखी है जो पूरी बनी हुई है, इसका जो डायरेक्शन है उसके नीचे जो एरो दे रखा है उसका भी वही डायरेक्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्शन बी में अलग हो गया, सी में डायरेक्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये अंदर की इमेज का जो डायरेक्शन है वही बाहर के एरो का है, इसमें भी इसका जो डायरेक्शन है वही बाहर के एरो का है, जबकि बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स ये तीनों इमेज हमारी सिमिलर हैं जबकि ये इमेज हमारी अलग है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन तो आप इजिली कर लेंगे। अब देखिए एक इस ये वाली इमेज भी हो गई, इस इमेज में क्या है, 4 हमें भुजा दे रखी हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इस इमेज में क्या है, 3 भुजाएं हैं इसकी, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो भी इमेज दे रखी है उसके अंदर जो लाइंस हैं वो बहुत पास पास हैं, इसके अंदर भी लाइन अंदर पास पास में है, इसमें भी अंदर लाइंस जो हैं वो बहुत पास हैं, लेकिन इसमें जो इमेज दे रखी है देखिए लाइन तो है बट बहुत दूर दूर है, तो ये बिल्कुल ही अलग दिख रही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन में जो हमारे इमेज दे रखी है इसमें जो एक एरो का जो डायरेक्शन है दूसरे एरो का डायरेक्शन उससे डिफर है, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी उसी तरह से है, ये भी उसी तरह से, जबकि सी का क्या है, दोनों ही एरो जो हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये वाली आकृति हमारी बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि ये तीनों हमारे रिजेंबल कर रही हैं कि 4 चीजें हैं, 4 अलग अलग है। यहाँ पे 4 तो हैं, 4 ये पेटल बनी हुई है हमारी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, दोनों चारों हमारी मिली हुई हैं, एक फ्लावर की शेप में है, जबकि ये किसी भी तरह का फ्लावर नहीं बना रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल डिफर है, आंसर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर अगर ए को बनाएंगे तो हमें जो यहाँ पर हम लाइन यूज करेंगे उसको हमें फोल्ड करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है। एफ में भी हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं,
के में भी हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, जबकि अगर हम डी बनाए तो डी में हमें लाइन क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी मोल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको हमें थोड़ा घुमाना पड़ेगा तब हमारा डी बनेगा। डी हमारा इस तरह से नहीं बनता, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, बट मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगा। अगर आपको लगता है कि ए एफ के का कोई और कॉन्सेप्ट है इसमें आने का तो आप जरूर बताइएगा, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा, क्योंकि यहाँ पर ए हम सिंपल बना सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके, एफ भी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, के भी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, लेकिन डी जो है हमारा लाइन ड्रॉ करके नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, 2 और 4 किसी भी तरह से 2 नहीं होता, 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 ही होता है, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 होता है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 होता है, जबकि 2 और 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ 6 आना चाहिए था, जबकि दिया हुआ है 2। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके आपकी जो जो डाउट था, जो डाउट हो सकता था आपको, वो बिल्कुल वहां पे रिमूव कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 लाइन यूज करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें 6 लाइन को यूज करके बनाया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो 5 लाइन को यूज करके बनाया गया है। तो अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट लेते और ये 3 से, तो ये सही था। हम किस तरह से इसको अलग कर पाते, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, एक फिलिंग सर्किल दे रखा है, जबकि किसी में भी सर्किल यहाँ पे अंदर नहीं गिवन है। तो ऑप्शन डी अलग है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं, जबकि ये दोनों अलग नहीं, एक जैसी नहीं है। तो देखिए अगर यहाँ पे W इस तरह, M इस तरह से दे रखा है और उसके नीचे इस तरह से रो है, और अगर M को हमने इस तरह से कर दिया तो नीचे यहाँ पर इसके लाइन आ गई, यानी कि ये बिल्कुल सही है। सेम उसी तरह से अगर हम इस वाले डिजाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है एंड लाइन इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से इसको बनाते तो ये कैसा बनता, इस तरह से, एंड ये ऐसे होता, जबकि ये पूरा कवर है, पूरा स्क्वायर में बना हुआ है। तो बी हमारा डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सर्किल तो गिवन है, लेकिन वो क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको सीधा कर दिया गया है, लेकिन और किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेम उसी तरह से ये हमारा टेढ़ा है, ठीक है, इसको सीधा किस तरह से किया जाएगा, इसको सीधा किया जाता तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनती, जबकि इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इसको कर दिया बाहर की तरफ, इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, बाहर की तरफ इसको घुमा दिया, तो ये अलग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सेम आते हैं उसी तरह से हम 21 क्वेश्चन पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक लाइन यूज की गई है, दूसरी का मेजरमेंट भी उतना ही है, यानी कि 2 लाइन यूज करी गई है और दोनों की जो लंबाई है वो एक बराबर है। इसमें भी जो यूज किया गया है दोनों की लंबाई एक बराबर है, इसमें भी दोनों की लंबाई एक बराबर, जबकि इस तरह से नहीं है। ये थोड़ी जो इमेज है आप खुद देखिए, बहुत अलग लग रही है अगर हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात करें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर हमें जो शेप दे रखी है ये हमारी स्क्वायर में काउंट की जाएगी, ये भी हमारी स्क्वायर में काउंट की जा सकती है, ये भी हमारी एक इमेज का पार्ट हो सकती है, बट ये हमारी किसी भी इमेज का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अब देखिए फ्रेंड्स, इन चारों इमेज की अगर हम बात करें तो सबके अंदर अंदर जो हमें इमेज दे रखी है वो कुछ एरो की शेप में दे रखी है, जैसा हमारा आगे से एरो होता है उस शेप में ये हमें इसके अंदर गिवन है, जबकि हमारे इसके अंदर क्या है, स्क्वायर दे रखा है, इस तरह का कोई एरो गिवन नहीं है। तो हम इससे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन बी हो जाता है अलग बिल्कुल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो आई अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन है, यानी इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है, रेयरिटी की साइंस है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, J.M. कीन्स, मार्शल, रॉबिन्स, J.K. मेहता। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में।
ऑप्शंस हैं J.R. हिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हिंदी का यहाँ पर मिस हो गया है वर्ड, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ, P.L. सैमुअल्सन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत ही फेमस बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है, रिकार्डो, कौटिल्य, एडम स्मिथ या मार्शल। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अगेन इसका राइट आंसर है सी, जो कि है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वेलफेयर, वेल्थ ऑफ नेशन या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। फ्रेंड्स इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर है सी, जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक का नाम है J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ या कौटिल्य। फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, कौटिल्य, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी वस्तु में अगर हम उसको उपभोग करते हैं, तो 1 इकाई की वृद्धि होने पर हमारी जो कुल उपयोगिता होती है उसमें भी हमारे इंक्रीजमेंट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत यानी मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, तो जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी के बाद टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलती है उसमें भी जब इनहेंसमेंट होता है, तो वो इनहेंसमेंट हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता, यानी क्या होगा सीमांत उपयोगिता में, फर्क क्या पड़ेगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज्ड होगी या फिर वो प्रारंभ में तो घटेगी लेकिन बाद में क्या होगा, वो बढ़ती चली जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, जो कि है घटती है। जब हम सामान्य उपयोग में कोई किसी भी चीज को वृद्धि करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट हमने कंज्यूम की, हमें पूरी टोटल यूटिलिटी उसकी मिल गई, सेकंड कंज्यूम की, फिर भी हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई। लेकिन जैसे हमने थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करी, तो हमारी जो उसकी यूटिलिटी थी वो हमें थोड़ी कम मिली, क्योंकि अब क्या था, हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। और जब हमारा कंजम्पशन लेवल यानी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट या फिर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब, यानी यहाँ पर लॉ दिया है हमारा, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड दिया है। इसमें बता रहे हैं ये कि किसी वस्तु की मांग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर परिवर्तन होता है तो वो कब होगा, उपभोग की आय परिवर्तित होगी तब, या वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, कीमत परिवर्तित होगी या फिर जनसंख्या परिवर्तित होगी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीमत परिवर्तित होगी। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया है कि कभी भी अगर किसी भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर डाउन जा रहा है तो डिमांड वहां इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन में चली जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी आइटम्स कैसी होगी, 0, 1, 1 से अधिक या 1 से कम। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, 0। फ्रेंड्स कोई भी ऐसी नेसेसरी आइटम है, अगर उसकी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पर आपकी वो डिमांड किस तरह की होगी। आप देखिए फ्रेंड्स, नेसेसरी आइटम जैसे कि फूड है, ठीक है, फूड में भी आप लग्जरी फूड ना लेके एक नॉर्मल जो फूड होता है जो कि हर नॉर्मल पर्सन लेता है उसे, आप उस फूड के लिए सोचें। अगर वो फूड इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप अपने पेट भरने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली रनिंग करने के लिए उतना फूड लोगे जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो कम हो जाता है उसका प्राइस, तब भी आप उतने लोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेस में कंज्यूम करने लग जाओगे। या फिर नेसेसरी आइटम जैसे कि मेडिसिन भी हम यहाँ ले सकते हैं। मेडिसिन है,
अगर मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारी नेसेसरी की जो मेडिसिन होती हैं अगर उनके प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मेडिसिन ना लें, क्योंकि मेडिसिन ना लेने से क्या होगा, हमें और भी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही मेडिसिन के प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं फिर भी हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन को लेंगे, उतनी ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन के प्राइस डिक्रीज हो गए तो फिर मेडिसिन हम ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमारे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ पर लागू होता है? अप्लाइज ओनली इन एग्रीकल्चर, अप्लाइज in industry only, applies to all areas of production, या फिर the marginal utility applies the depletion rule। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है जो उत्पत्ति ह्रास नियम है ये हमारा प्रोडक्शन के सभी एरिया पे अप्लाई होता है, क्योंकि फ्रेंड्स डिप्लीशन हर जगह आता है। हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं वहां आएगा, किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं वहां भी डिप्लीशन होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो फ्रेंड्स ये हर जगह होता है। रिपेयरिंग हर किसी में जरूरत होती है, हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करने की, उस पर रिपेयर करवाने की। तो डिप्लीशन हर जगह होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापा जाता है यानी कि नेशनल इनकम को हम किस में मेजर करते हैं? देश के कुल उत्पादन द्वारा, यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो, देश के कुल विनियोग द्वारा यानी जो नेशन का टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा, देश के कुल उपयोग द्वारा यानी टोटल यूजनेस, या फिर डी ऑप्शन है हमारा कुल राजस्व द्वारा यानी कि जो हम टैक्स देते हैं उससे हमें पता चलता है जो कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि देश के कुल उत्पादन द्वारा, हमारे पूरे ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश में उससे हमारी राष्ट्रीय आय पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, जो कि है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फ्रेंड्स हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कीन्स ने, मार्शल ने, नाइट ने या शुम्पेटर ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का जोखिम सिद्धांत किसने दिया था? हार्वे, हाले, वाकर या नाइट? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, हाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। वितरण में उद्यमी को हिस्सा प्राप्त होता है सबसे बाद में, सबसे पहले, बीच में या कभी नहीं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है सबसे बाद में। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से मूव करते हैं, जो कि हमारा समय वरीयता का विचार किसने दिया था? ऑप्शन है ओहलिन ने, विक्सेल ने, फिशर ने या मार्शल ने? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, वो है हमारा लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नाइट ने, हाले ने, शुम्पेटर ने या शेकल ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है हमारा शुम्पेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी लगान की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शंस हैं ए, एडम स्मिथ, मार्शल ने, रिकार्डो ने या फिर J.M. मिल ने? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल। मार्शल ने आभासी लगान की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो बताइए फ्रेंड्स, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किन चीजों पर निर्भर करती है? जनसंख्या के आकार पर यानी पॉपुलेशन पर, आय स्तर यानी कि इनकम लेवल, रहन सहन का स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इंटरेस्ट रेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? वस्तु विभेद का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी डिफरेंस आना, किसी प्रोडक्ट में डिफरेंस आना, वो किस मार्केट में पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है अपूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। यह परिभाषा दी है। तो फ्रेंड्स यह परिभाषा दी है, ऑप्शंस है जेविन्स ने, मार्शल ने, स्मिथ ने या फिर हिक्स ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में दूध मंडी उदाहरण है? ऑप्शंस हैं स्थानीय बाजार का,
बी स्थानीय प्रतियोगी बाजार का, सी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन बाजार का, या डी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का उदाहरण है अगर किसी भी शहर में दूध मंडी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर व परिवर्तनशील लागतों में के बीच अंतर बताइए। तो स्थिर यानी फिक्स्ड, परिवर्तनशील यानी कि जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उन दोनों के बीच अंतर क्या है? मात्रा का अंतर है, किस्म का अंतर है, दोनों का अंतर है, या उपरोक्त में से किसी का अंतर नहीं है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, मात्रा का अंतर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान कीमत किस बाजार की विशेषता है? एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म यानी फर्म किस तरह से बिहेव करती हैं? हानि वहन करती हैं, बी ऑप्शन असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, सी ऑप्शन सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, डी ऑप्शन कीमत परिवर्तित कर देती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है यानी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म किस तरह का बिहेव करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको वो रिसीव करती हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे कि हम रात में एक और वीडियो को अपलोड कर दें आपके लिए, जिससे कि आप इजीली अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएं। और फ्रेंड्स एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्वेश्चंस कीजिएगा और आपके एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं प्लीज एक बार डिस्कस जरूर कीजिएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके एग्जाम में और कौन से क्वेश्चंस आए, या फिर अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर डिस्कशन करने की। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।